हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, हमने पिछले वीडियो में किया था नन्हा फनकार से प्रश्न उत्तर एवं उसके अभ्यास कार्य। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, जहां चाह वहां राह। बच्चों, इसकी विधा है लेख। ठीक है, यह एक लेख है। एक लड़की हैं, ठीक है, ईला सचानी जी, उनके बारे में यह लेख लिखा गया है। तो आज हम उनकी हिम्मत के बारे में और उनकी मेहनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पाठ 5, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? जहाँ चाह वहाँ राह। चाह मतलब चाहत, कोई चीज को पाने की लालसा। हमारे मन में किसी चीज को पाने की लालसा होती है जब, तो उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं और तब हमारा वह रास्ता उसको पाने के लिए खुल जाता है। ठीक, तो इसका मतलब यही हुआ, जहाँ चाह वहाँ राह। तो हुआ, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ठीक है बच्चों, मलमली धोती का अर्थ है सूती कपड़ा। ठीक, आपको इसके अर्थ समझने होंगे। मलमली धोती का अर्थ है सूती कपड़ा, सूती साड़ी। धोती, पहले के लोग साड़ी को धोती कहते थे। कसूती के टाके मतलब एक प्रकार का कढ़ाई। ठीक है, कसूती का एक कढ़ाई होता है। वह कढ़ाई उस मलमली धोती पर किया हुआ है जो कि धोती का रंग है बादामी, और बादामी रंग उस कढ़ाई के कारण खिल चुका है और भी ब्राइट हो चुका है। ठीक, और कसूती के टाकों से क्या बनी हुई है? पिरोई हुई बेल। बेल मीन्स होता है बच्चों ऐसे पत्तियां बनी हुई हैं ऐसे करके। ठीक है, पत्तियां बनी होती हैं, बेल। ठीक है, लहराती हुई बेलें। पल्लू पर, पल्लू का अर्थ है आंचल। पल्लू पर भरवा टाके, भरवा मीन्स भरे हुए, भरे हुए टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। कमाल मीन्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सुनहरे रुपहले, सुनहरे का मतलब होता है गोल्डन, रुपहले का मतलब होता है सिल्वर। गोल्डन एंड सिल्वर बेल बूटों से जान आ गई थी। मतलब कि जो बेल बूटे बने हुए थे, मतलब जो पत्तियों के बेल बने थे और बूटे, छोटी 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 बूटियां होती हैं, डिजाइन्स होते हैं, उससे मलमल में जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला सचानी उनका नाम है जिन्होंने इस मलमली धोती को बहुत ही आकर्षक बना दिया था, अट्रैक्टिव बना दिया था। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। नमूने मीन्स एग्जाम्पल। ठीक है, नमूने का मतलब होता है एग्जाम्पल। जो हमें, जब हम जाते हैं कोई चीज तो हम कहते हैं ना, भैया इसका कोई सैंपल पेपर है क्या, इसका कोई सैंपल है? तो उसका सैंपल है, उसका नमूना है, उसकी हिम्मत का यह नमूना है, उसकी हिम्मत का तो यह एक सैंपल है। उसने तो और भी बहुत बनाए हैं। ठीक है, आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। 26 साल की हैं ईला सचानी जी और गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन जो है वो अमरेली जिले के राजकोट गांव में
अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों की पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों की ठुकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डाल ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निंबौरी, सावन जल्दी अइयो रे। ये एक प्रकार का गीत था बच्चों का। तो सांझ होते ही, सांझ का अर्थ है बच्चों, देखिए शाम, यहाँ पे सर्कल बनाया है, शाम। और मोहल्ला किसको कहते हैं? आस पड़ोस में जो बहुत से घर होते हैं उसको मिलाकर बनता है मोहल्ला। ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं वो घरों से बाहर आ जाते हैं और कुछ मिट्टी में लकीरें खींचते हैं, लाइंस बनाते हैं। कुछ कनेर के पत्ते, कनेल के फूल होते हैं बच्चों, उसके पत्तों को एक प्रकार से मोड़कर पहले लोग के लोग पिट 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 तरीके से उसको बजाते थे, पिटपिटी बजाते थे, उसमें से साउंड निकलता था। कुछ गिट्टे खेलते, गिट्टे मीन्स गीटियां होती हैं, पत्थर होते हैं उससे। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते, घड़े फूट जाते तो उसके पीसेस हो जाते हैं तो उससे पिट्ठू खेलते, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज करना होता है और एक लोग बॉल से मारते हैं और एक जाकर उसको अरेंज करता है, तो उसको पिट्ठू गेम बोलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डाल लेते थे और ऊंची ऊंची पेंगे लगाते थे। पेंगे कहने का मतलब है कि जैसे हम झूला झूलते हैं तो एक पैर से नीचे ठोकर मारकर आगे की ओर और तेजी से बढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं पेंगे। और ऊंचे स्वर में और बहुत ही जोर से स्वर में गाते थे, कच्चे नीम की निंबोरी, सावन जल्दी अइयो रे। कच्चे नीम की निंबोरी, जब नीम में फल लगते हैं, ठीक है, कच्चे नीम, तो उस समय सावन आने में अभी 1-2 महीने बाकी होते हैं। ठीक है, जब नीम की फलियां पकती हैं, नीचे गिरती हैं, तब सावन आता है। तो वही उसी प्रकार से बच्चे कह रहे हैं कि कच्चे नीम की निंबौरी, कच्चे नीम में निंबौरी लग गई है, अब सावन जल्दी से तुम आ जाओ, और झूला झूलते हुए मस्त हो जाते हैं। ईला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, उनके साथ झूला नहीं झूल पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। तो ईला की यह स्थिति थी कि उसके हाथ नहीं उठते थे। ठीक, वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, चुपचाप से बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। बच्चे भी यही सोचते हैं कि हाँ, मेरी मित्र क्यों खड़ी है चुपचाप से, वह भी खेले। लेकिन कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती है। पकड़म पकड़ाई का अर्थ है, बहुत सारे लोग रहते हैं, एक डैन रहता है और पकड़ते हैं और फिर उसके बाद पकड़ पकड़ के सबको आउट करते हैं। और विष अमृत कहने का मतलब है कि एक जो डैन होता है उसका नाम विष होता है, और अमृत, विष छू देने से विष हो जाता है और अमृत वाला छूता है तो वह फिर अमृत हो जाते हैं। तो मतलब जैसे कि हम लोग ऊंच नीच खेलते हैं उसी तरीके से। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की एक जिद को एक चुनौती माना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कह रहे कि जैसे वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, विष अमृत खेल रही थी सभी लोग, तो वह भी धप्पा मारने के लिए जैसे ही आगे जाती, लेकिन वो धप्पा मारे भी कैसे, उसके हाथ तो काम ही नहीं करते थे, उसके हाथ उठते ही नहीं थे। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने उसका साथ देना छोड़ दिया था। ठीक है,
और इसी जिद को उसने अपनी चुनौती माना, अपने लाइफ में चैलेंज माना। ठीक है बच्चों, इस चीज को उसने अपने लाइफ में चैलेंज माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे उसने उसको अपना चैलेंज माना, अपनी कमी को उसने कभी भी मायूसी नहीं माना, उसको चैलेंज माना। ठीक है, कि उसके साथ ही उसे कुछ करना है, करके दिखाना है। वह दाल भात का मतलब होता है बच्चों दाल और चावल। भात को कहते हैं चावल। चावल जब कच्चा होता है तो वो चावल होता है, लेकिन कई प्रांतों में चावल बोलते हैं, और जब चावल पक जाता है, स्टीम्ड हो जाता है, तो उसको भात बोलते हैं। तो दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना। फर्श बुहारने का अर्थ है फर्श की सफाई करना, झाड़ू लगाना। कपड़े धोना, तरकारी मीन्स सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना मतलब स्लेट पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया था। दाखिला मीन्स एडमिशन ले लिया था। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। क्यों ना हो, बिल्कुल वह अलग थी, सभी बच्चों के साथ उठ बैठ नहीं सकती थी। कुछ मतलब उसकी अलग परेशानियां थी। ठीक है, नॉर्मल बच्चों से वह अलग थी, इसलिए उसको दाखिला लेने में परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। ठीक, उसकी सुरक्षा मतलब कि सारे बच्चे तो अपने आप खेल सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वह खुद से कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी। कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, पैर से काम करने में और हाथ से काम करने में बहुत ही अंतर होता है, तो उसकी स्पीड जो थी वह अलग थी। किसी काम को वह बहुत तेजी से भी कर लेती थी। फुर्ती, फुर्ती का मतलब होता है बच्चों तेजी। ठीक है, तो तेजी से कर लेती थी कि देखने वाले भी दंग रह जाते थे। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन उसने अपने परेशानियों के सामने घुटने नहीं टेके। घुटने टेकने का अर्थ है हार नहीं माना। देखिए यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, हार नहीं माना, हार नहीं मानना को कहते हैं। घुटने टेकने वाली लड़की नहीं थी। उसने अपने कमियों को हार नहीं बनाया, उसने उसको अपने चैलेंज बनाए। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई भी कर ली, लेकिन पास नहीं कर पाई, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी जगह पर कोई और भी बैठकर एग्जाम उसका लिख सकता है। वह बोलती और अगला जो व्यक्ति होता वह लिखता। ठीक है, और उसको और भी समय मिल सकता था। अगर यह जानकारी उसको समय रहते मिल गई होती तो कितना अच्छा होता। वह 10 भी पास कर गई होती। इस बात का दुख खत्म तो नहीं होता ना, इस बात का दुख उसको हमेशा रहेगा। इस बात का दुख कभी भी खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, कभी भी खत्म नहीं होगा इस बात का दुख। इस बात का दुख उसके मन में हमेशा ही रहेगा। उसकी माँ और दादी जो थी वह काशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई से रेशम पिरियोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती थी। ठीक है,
न जाने कब उसने काशिदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उसके धैर्य, उसके अंदर, जो उस लड़की के अंदर बहुत पेशेंस था, धैर्य था। हम एक बार कोई किसी कार्य को करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर हार मान जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। लेकिन ईला के अंदर वह गुण था, वह हार नहीं मानी। ठीक है। उसकी माँ और दादी काशीदाकारी करती थी, मीन्स कढ़ाई करती थी। किस पर? कपड़ों पर। ठीक है, कपड़ों पर कढ़ाई करती थी। और तो उसने पता नहीं कब मन ही मन उसने काशीदाकारी करने की ठान ली। ठीक है। उसने अपने दोनों अंगूठों, पैरों की दोनों अंगूठों के बीच का सहारा लिया, उसमें सुई पकड़ना शुरू किया और उसमें रेशम, कच्चे रेशम की कढ़ाई से कढ़ाई करना शुरू कर दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। धीरे धीरे वह 15-16 साल की हो गई। वह काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, उसमें तरह तरह के सैंपल बनाते थे, जैसे कि किस रंगों से कौन सा नमूना बनेगा, किस रंग पे कौन सा रंग खिलेगा, कौन से कपड़े पे कौन से टाके लगेंगे, कौन से रंग पे कौन सा रंग खिलेगा। वह इन सब चीजों को बहुत ही आसानी से सीख गई थी, बहुत ही क्लैरिटी आ गई थी उसके अंदर। ठीक है। काठियावाड़ी काशीदाकारी से मतलब है बच्चों, काठियावाड़ी एक प्लेस है गुजरात में। ठीक है। वहाँ का यह कढ़ाई, उसको ही कहते हैं काठियावाड़ी काशीदाकारी, मीन्स जो वहाँ का फेमस कढ़ाई है, जो उस सुई धागों से बनाते हैं कढ़ाई, उसको कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई भी टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। एक समय ऐसा आया बच्चों कि ईला की बनाई हुई चीजों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी का मतलब किसी भी विशेष चीज का दिखावा, सम्मेलन करना। मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, उसको हमें अगर दिखाना है तो उसकी हमें प्रदर्शनी लगानी होती है, एग्जीबिशन। ठीक है बच्चों, जैसे हमारे स्कूल में एग्जीबिशन लगता है ना, साइंस एग्जीबिशन हो गया, सोशल एग्जीबिशन हो गया, तो इसी तरीके से ईला के इन सभी परिधानों के, ठीक है, परिधान मतलब होता है कपड़े, पहनावा। ठीक है। ये है, देखिए यहाँ मैंने सर्कल बनाया, ये पहनावा। पहनावा, इन पहनावों के प्रदर्शनी लगे। ठीक है। उसने उसमें क्या क्या बनाए थे? ठीक है, देखिए उसमें उसने बनाए थे पत्तियों में चिकनकारी। चिकनकारी जो होता है बच्चों, चिकन एक कढ़ाई का नाम है जो लखनऊ में फेमस है। कांथा, कांथा भी एक डिजाइन का नाम है, रेशमी कढ़ाई होती है उसमें। और कसूती, कसूती और जंजीर से उठा रखा था। देखिए अलग अलग तरीकों के बच्चों यहाँ पर मैंने आपके लिए पिक्चर्स लगाए हैं। ज्यामितीय आकृतियां मीन्स ज्योमेट्रिकल डिजाइन जिसमें होते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, देखिए ये धागों से बनाया गया है। देखिए ये है, इसमें देखिए आपको ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन सब मिल जाएंगे। तो ये है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसको बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। ये चिकन है, ये लखनऊ में फेमस है। काठियावाड़ी काशीदाकारी बच्चों
ठीक है, ये बहुत ही अच्छा होता है और इसको सभी नहीं बना पाते हैं। इसको सीखने के लिए अलग से ट्रेनिंग लगती है। कांथा कढ़ाई, देखिए कांथा कढ़ाई है ये। कांथा कढ़ाई में आपको अलग अलग रंगों से बेल बूटियां और फ्लावर्स बने हुए दिख जाएंगे। ये है जंजीर जंजीर कढ़ाई। जंजीर कढ़ाई कहने का मतलब है चेन स्टिच। ठीक है, चेन स्टिच से ये बने हुए फ्लावर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक डिजाइन मीन्स ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल डिजाइन तो थे, लेकिन नए कपड़ों पर, ठीक है, नए कपड़े जैसे किसी की सलवार कुर्ते पे उसने उसी ट्रेडिशनल डिजाइन को उतार दिया तो वह बहुत ही लोगों को पसंद आए थे। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। ईला के पांव अब रुकते नहीं है कहने का मतलब वह दौड़ती नहीं, वह अपने पांवों से अपनी काशिदाकारी करती है। ठीक है, इसलिए कहते कि ईला के पांव अब रुकते नहीं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। अब वह थकती नहीं है, उसे हैबिट हो गया है बनाते बनाते, और उसे अब उसका काम उसको खुद को अच्छा लगने लगा है। उसे लगता है कि यह काम ही उसको एक दिन बुलंदियों तक पहुंचाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट खत्म होता है यहाँ पर। इसके साथ ही एक पार्ट है आपको एक जानकारी बताने के लिए कि बातों का सफर, बात का सफर कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हुआ, हमारी बातें कैसे होती हैं, वह यहाँ जानकारी देने के लिए आपको एक पाठ यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ ही इसको हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे। वेब कैमरा, कम्युनिकेटर, कबूतर, इंटरनेट, पोस्ट कार्ड, हरकारा, संकेत भाषा, कुरियर, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, इस लंबी सूची में और क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? कहने का अर्थ है कि वेब कैमरा मीन्स कंप्यूटर में जो हमारे वेब कैमरा लगे होते हैं वो। कम्युनिकेटर, कम्युनिकेट करने के लिए जो है फोन वगैरह, उसको कहते हैं, हमारी भाषा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं, मतलब आवाज को, तो उसको कम्युनिकेटर बोलते हैं। और कबूतर, कबूतर मीन्स पीजन, पीजन भी तो लेटर ले जाते थे। ठीक है, इंटरनेट, इंटरनेट फटाफट इंटरनेट से कनेक्ट करिए, टाइप करिए और बातें करिए। ठीक है, बात। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड चलते थे पहले, छोटे छोटे होते थे, सवा सवा रुपए के, 2 रुपए के, 3 रुपए के, जितने की आपको खरीदने हैं खरीदिए और अपनी बातों को लिखिए और आपकी बात डाक के द्वारा मीन्स डाक खाना पहले होता था, पोस्ट मास्टर साहब आते थे और हमें चिट्ठियां देते थे, तो उसी पोस्ट कार्ड पर लिखिए और भेज दीजिए। हरकारा, हरकारा एक तरीके का शॉर्ट मैसेज जाता था बच्चों। ये संकेत भाषा, संकेत भाषा भी बहुत पुराना चलन था। संकेत भाषा में सिर्फ संकेत लिख दिए जाते थे 1 2 3 4 एक मैसेज के थ्रू, इस तरीके से कि अगला बंदा वहां निकालता और पढ़कर सुना देता। कुरियर होता है, कुरियर होता है कि आप कोई भी चीज को पैकिंग कराइए और उस एड्रेस पे भेज दीजिए। टेक्स्ट मैसेज मोबाइल में आता है। ईमेल, ईमेल मतलब कि यह नेट से डाक पहुंचाया जाता है, नेट के थ्रू डाक पहुंचाते हैं। इस लंबी सूची में, इतनी लंबी सूचियों में और क्या जोड़ा जा सकता है? इन सभी में क्या समानता है? क्या दोनों सब में क्या सिमिलैरिटीज है? तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज है ये इंटरनेट, वेब कैमरा और ये ईमेल और टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वेब कैमरा, इंटरनेट, ये जो है ये सब एक जैसे हैं। कबूतर जो है वो एनिमल मेल है। ठीक है, तो यही समानता है। सड़कों के चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का आदमी क्या करता है?
कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की भाव भंगिमाएं क्या अभिव्यक्त करती हैं? या फिर एक क्लास में जहाँ टीचर पढ़ाने में मशगूल हो, दो बच्चे आंखों के इशारे से, होठों को हिलाकर या किसी कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर क्या कर रहे होंगे? ऐसा तो हर किसी के साथ जरूर होता होगा। अपनी बात कहने की जरूरत तो सभी को होती है, तरीका भले ही बदल जाए। बात तो सत्य है, तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन बात करने का हमारा जो उद्देश्य है वह एक ही होता है कि हम अपनी अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाएं। सड़कों पर, चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस आदमी क्या करता है? वो इशारे करता है, लेफ्ट राइट, इधर वाले इधर चलिए, इधर वाले। किसी को पर्सनल जाकर वह नहीं बताता कि आप भाई साहब उधर चलिए, आप भाई साहब नहीं, वो हाथ को इशारों में घुमाता है और सब लोग उसके संकेत को, डायरेक्शन को समझ जाते हैं। ठीक है। कथक, भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय संगीत। कथक, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय संगीत है हमारे, क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल डांसिंग है, ये क्या करते हैं? ये भी हमें अपनी भावनाओं को समझाते हैं, मुंह नहीं खोलते। बिल्कुल आँख के संकेत से, मुँह के संकेत से, हाथ के संकेत से हमें बता देते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है वह क्या कहना चाहता है। ठीक है। या फिर क्लास में जो टीचर हैं वो पढ़ाने में तो बहुत ही बिजी है, लेकिन दो बच्चे आंखें में क्या इशारा कर रहे हैं? चलो अभी तो पीरियड खत्म होने वाला है, तो हम लोग बाहर जाएंगे, घूमेंगे, लंच करेंगे। तो मतलब बच्चे कुछ भी कहो, लेकिन अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाना ही, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाना ही मेन मकसद है, या तरीका चाहे कुछ भी हो। ठीक है। रिमझिम के इस भाग में बात है बीते कल की और भविष्य की, जो बच्चों को रोमांचित करे। वे दिन भी क्या दिन थे। विज्ञान कथा के प्रसिद्ध लेखक आइजक एसिमोव की लिखी कहानी है। किसकी है बच्चों? आइजक एसिमोव की लिखी हुई कहानी है वे दिन भी क्या दिन थे। यह कहानी आज से 150 साल बाद स्कूलों की कल्पना करती है। 150 साल बाद के स्कूल की कल्पना करती है। ठीक है। आज शायद इन स्कूलों को कोई स्कूल ही न कहना चाहे। कल्पना है ऐसे भविष्य की जहां स्कूल में कोई शिक्षक ना हो और विद्यार्थी एक ही हो। ऐसे स्कूल में बच्चे सीखेंगे किससे, बातें किससे करेंगे, खेलेंगे किसके साथ बातें करेंगे, किससे खेलेंगे? 150 साल बाद के स्कूल की कल्पना है इस इनके वे दिन भी क्या दिन की पुस्तिका में। ठीक है। हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं लेखक कि ऐसे स्कूल की कल्पना की जा रही है जहाँ कोई शिक्षक ही ना हो, सिर्फ एक ही बच्चा हो उस स्कूल में, तो वो क्या सीखेगा, क्या बात करेगा? ठीक है। तो और खेलेगा किसके साथ? तो हम जो पत्र लिखते हैं उसके जवाब का भी इंतजार करते हैं। पत्र को ले जाने वाला और उसका जवाब लाने वाला है डाकिया। डाकिया बाबू आते हैं, साइकिल पे बैठे, टिन टिन घंटी बजाते हैं और डाक लेकर आते हैं, मतलब संदेशा लेकर आते हैं। डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी एक भेंट वार्ता है। भेंट वार्ता का मतलब है कि इन दोनों के बीच में भेंट हुआ, मुलाकात हुई। तो ये जो कहानी है डाकिये की कहानी और कंवर सिंह की जुबानी, कंवर सिंह और डाकिया भेंट होता है। तो कंवर सिंह जी है वह ये डाकिये की कहानी को लिख देते हैं। तो यह एक भेंट वार्ता के रूप में है। रिमझिम की श्रृंखला में पहली बार भेंट वार्ता की विधा आ रही है। जो रिमझिम पाठ्य पुस्तक हम पढ़ते हैं बच्चों, उसकी श्रृंखला में भेंट वार्ता, पहले हम लोगों ने लेख पढ़ा था, फिर उसके बाद कविता पढ़ी, फिर कहानी पढ़ी। ठीक है। तो अब हम लोग भेंट वार्ता भी पढ़ेंगे। इसमें बच्चे देखेंगे कि किस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनसे से ज्यादा जानकारी हासिल हो सके और व्यक्ति को अपने विचारों और अनुभवों को खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका मिले। कंवर सिंह जो पहाड़ी इलाके में डाक बांटने का काम करते हैं, वह अपने काम, निजी जिंदगी और काम में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में बात करते हैं। डाक के जरिए संदेश पहुंचाने का काम थका देने वाला ही नहीं, जोखिम भरा भी हो सकता है। ठीक है।
डाकियों का काम बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है। उन्हें पहाड़ों पर ताल तलैया पार करके हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए संदेशे को सही समय तक पहुंचाने पड़ते हैं। ठीक है। चिट्ठी का सफर एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जो अतीत और वर्तमान के संदेश वाहकों की झलकियां देगा। चिट्ठी का सफर पाठ हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें संदेश वाहकों की झलकियां में संदेश एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने वाले को संदेश वाहक कहते हैं। तो उसकी झलकियां यह पाठ हमको देगा। चिट्ठी का सफर संदेश पहुंचाने की जरूरत इंसानों को हमेशा से रही है। आज डाक का क्षेत्र बेहद फैला हुआ है। समय के साथ यह तकनीकी भी हो गया है। तकनीकी मतलब टेक्निकल भी हो गया है, जैसे कि फैक्स हो जाते हैं, ईमेल हो जाते हैं, कुरियर हो जाते हैं, सब कुछ तो ये टेक्निकल भी हो गया है। कुछ दशकों पहले तक संदेश कुछ दिनों में पहुंचता था। कुछ पहले जाएं, कुछ 20-30 साल पहले जाएं तो यह जो कि बहुत ही टाइम लगता था पहुंचने में। ठीक है बच्चों। तो अब आज क्या है कि पलक झपकते पहुंच गया। यहाँ पे ऑर्डर किया, वह सामान वहां पहुंच गया। ठीक है। तो और कितनी सैकड़ों मील दूर तक पहुंचा सकते थे। ठीक है। और अब तो तुरंत फट से वही मोबाइल खोलो, तुरंत खत्म, सारा संदेश पहुंच गया तुरंत। अपनी बात किसी तक पहुंचाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन भावनाएं वही रही हैं। भले ही 10 दिन बाद पहले पहुंचती थी भावनाएं, लेकिन अब भावनाएं तुरंत पहुंचती हैं। तरीका बदल गया है, भावनाएं वही हैं। समय के साथ संप्रेषण और संचार के माध्यमों में बदलाव आया है। ठीक है बच्चों। पेपर और जो हमारे जो छपाई है, छपाई को बोलते हैं संप्रेषण, और संचार मतलब मोबाइल के माध्यमों में भी बदलाव आया है। इस माध्यमों का इस्तेमाल अलग अलग उद्देश्यों के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। इन जो कम्युनिकेटर्स है, जो मीडिएटर्स है, माध्यम है बीच के, उसका इस्तेमाल अलग अलग समाज के लिए, अलग अलग विभिन्न वर्गों के लिए हुआ। जैसे कोई पेपर पढ़ता है तो वहां तक वह बात उस तक पहुंची। कोई मोबाइल यूज करता था तो उसके पास मोबाइल के जरिए बात पहुंची। ठीक है। ऑफिस है तो ऑफिस में फैक्स के जरिए पहुंचा। तो वही कहने का मतलब कि अलग अलग उद्देश्य के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए हुआ है। एक माँ की बेबसी, हम ये पढ़ेंगे आगे कि यह कविता है और यह मन को छू लेने वाली कविता है। ठीक है। कविता को किस तरह से प्रभावित करती है यह पाठ के अनुभव पर निर्भर करेगा। यह कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वह अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वह दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है, पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरे के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों, जब एक माँ की बेबसी में हम पढ़ेंगे कि वह बच्चा जो है वो बोल नहीं पाता है और अपनी बातों को एक दूसरे मतलब दूसरे तक पहुंचा नहीं पाता है। तो वह बातचीत के जरिए जो है हम एक दूसरे को समझ और जान पाते हैं। अगर हमारे बीच में कोई संवाद ही ना हो, मतलब बातचीत ही ना हो, तो वह इंसान हमारे लिए अनजाना बना रह सकता है। और उस बात को समझने के लिए हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए और संकेत में कुछ बातें करनी चाहिए। तो यह माँ की बेबसी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है बच्चों, जो कि आगे पाठ में है। यहाँ है पत्र। आपके लिए पत्र लेखन दिया गया है, किस तरीके से पत्र को लिखते हैं। तो देखिए, एक यह पत्र है, लिखा गया है भारत से न्यूयॉर्क में। तो जहाँ लिखना है वहाँ का हमें एड्रेस इधर देना है। जिसको लिखना है प्रिय नित्या। अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप यहाँ पे उसका नाम भी ऐड कर सकते हैं। तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला, तुम प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हो। यह पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम न आने पर मन छोटा मत करना। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। तुमने सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है। सेंट्स और डॉलर जो है बच्चों वहाँ अमेरिका में
यूज हो नहीं, सेंट्स और डॉलर जो है लंदन में, सेंट्स और डॉलर जो है वो अमेरिका में ही यूज होते हैं। डॉलर अमेरिका का करेंसी है। जरूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के तथा नोट होने चाहिए। अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक बुरा नहीं, बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। हर वाक्य में दो भाषाओं की खिचड़ी अधकचरेपन की निशानी है। सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। यहाँ बर्फ पिघल गई है, बसंत आने को है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद। ठीक है बच्चों, यह था एक पत्र। एक पिता ने अपने पुत्री को पत्र लिखा है और बताया है कि जीतो। ठीक है, उन्होंने अपनी भावनाओं को कहा है कि जीतो, प्रथम आने पर घमंड मत करना और छोटा मन अपना छोटा ना करना और जीतने पर घमंड ना करना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा सेंट्स एवं डॉलर। ठीक है, सेंट्स एवं डॉलर, इनके पिताजी जो हैं वो अमेरिका में हैं और सेंट्स एवं डॉलर की फरमाइश की है उनकी बेटी ने। उन्हें कहा है मैं जरूर लेके आऊंगा। तुम्हारे साथ ही अस्मिता का जो है, उसकी छोटी बहन का हो गया है एडमिशन और तुम्हें उसके साथ लड़ने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अंग्रेजी बोलो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी बोलो तो सिर्फ हिंदी। हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल मिक्स करके खिचड़ी ना बनाना, सिर्फ थोड़ा बहुत यदा कदा तालमेल होना चाहिए बस। ठीक है, यहाँ बर्फ पिघल गई है, कहने का मतलब है कि यहाँ की ठंड थोड़ी कम हो गई है। बसंत आने को है, ऑटम सीजन आने वाला है। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। ठीक है, अस्मिता को आशीर्वाद। सस्ने नरेंद्र नाथ। बसंत में कौन सा राग गाते हैं बच्चों, यह आप पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि बसंत में कौन सा राग गाते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। अगले वीडियो में, वीडियो स्टार्ट करने के पहले ज़रूर बताऊंगी कि बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं। मैं आप सब बच्चों को देखना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताते हैं या नहीं। आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही पाठ के बीच में छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। ठीक है बच्चों, तो बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बच्चों, टेक केयर।